हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में था अपना धार्मिक स्वतंत्रता का शोषण के विरोध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य था अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे इससे आगे, जो कि इससे हमारा संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है। ये किसमें है दोस्तों? ये आता है अपने अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है कि भाषा व लिपि को बनाए रखने का अधिकार। किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा व लिपि, वो क्या है, उसकी एक पहचान होती है। जैसे राजस्थान की पहचान क्या है? राजस्थानी भाषा। और यहाँ की लोक संस्कृति, जिसमें घाघरा, लुगड़ी और धोती, फेंटा वगैरह, तो ये क्या है? राजस्थानियों की पहचान है। तो इसी तरह से और दक्षिण में आप जाओगे तो लुंगी, वहाँ के लोगों की क्या है? पहचान है, धार्मिक पहचान है। तो ये चीज़ें क्या है? ये उनकी अलग पहचान है। और भाषा क्या है? उनकी अलग भाषा है। जैसे पंजाब में जाओगे तो पंजाबी मिलेगी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। तो इस तरह कुछ क्षेत्र विशेष की भाषा और लिपि होती है। तो उनके क्या किया जाता है? उनको बनाए रखने का अधिकार हमें अनुच्छेद 29 के तहत मिला है। तो क्या उन्हें कोई छीन नहीं सकता, उन्हें हम बनाए रख सकते हैं। कोई आकर ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि नहीं, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 29 में बताया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई है अनुच्छेद 29 में, कि जो राज्य द्वारा जो वित्त पोषित शिक्षण संस्थान, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान है, मतलब जो राज्य के द्वारा ही क्या किया, चलाए जा रहे हो, या फिर राज्यों ने जो भी पैसे वगैरह देके क्या है, चलाता हो, तो वो क्या है? राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान होते हैं। इनमें क्या किया जाएगा? इनमें धर्म, मूलवंश, जाति व वर्ण के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? उनमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी इंसान को क्या नहीं कर सकते आप? कि उसके धर्म, जाति, मूल वंश, अन्य चीज़ों के आधार पर क्या नहीं कर सकते आप? उनको जो राज्य निधि द्वारा जो वित्त पोषित संस्थान होते हैं, उनमें आप प्रवेश से नहीं रोक सकते। ऐसा किस में? अनुच्छेद 29 के भाग 2 में। तो अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? अनुच्छेद 32। तो अब हम देखेंगे अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 दोस्तों, अभी देखा हमने अनुच्छेद 29, अब देखते हैं हम अनुच्छेद 30। ये क्या है दोस्तों? जो धार्मिक आधार पर जो शिक्षा संस्थान चलते हैं, उन्हें बनाए रखने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 30 देता है। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि धर्म और भाषा, धर्म व भाषा के आधार पर स्थापित शिक्षण संस्थानों की, धर्म व भाषा के आधार पर धर्म व भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना का
शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो दोस्तों हम जब गुरुद्वारे और जो दोस्तों मदरसे वगैरह हम देखते हैं, इनमें क्या होता है, धार्मिक आधार पर शिक्षा दी जाती है। तो ये उनको ये सब रखने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 23 के द्वारा दिया गया। तो ऐसे सभी शिक्षण संस्थान जो किसके आधार पर होंगे? धर्म व भाषा के आधार पर स्थापित है। उनका क्या रख रखाव करने का अधिकार किसको दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार सुरक्षित रखा गया है कि आप उनसे वो अपने धर्म और भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने जो शिक्षण संस्थान धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अनुच्छेद 23 में दी गई है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब आगे देखते हैं इसका। दोस्तों अभी हमने देखा था संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। दोस्तों अब हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये किस में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है हमें अनुच्छेद 32 में। और इससे अलावा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक अनुच्छेद 31 वो कहाँ गया? तो दोस्तों उसे विलोपित मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। ये था संपत्ति के अर्जन से संबंधित अधिकार, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसे क्या किया गया है? अनुच्छेद 31 से विलोपित कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 32 ये दोस्तों ये हमारा क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब दोस्तों हमारे जितने भी मूल अधिकार, जो 5 मूल अधिकार हमें मिले हैं दोस्तों, अगर उसका उल्लंघन किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जाता है या राज्य के द्वारा किया जाता है तो क्या कर सकते हैं? हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इस आधार पे अनुच्छेद 32 के आधार पे ये क्या देता है हमें? हमारे मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित अधिकार है। और ये दोस्तों एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें केवल मूल अधिकारों से संबंधित मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही क्या कर सकते हैं? हम इसके अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी चीज़ को लेकर हम अपील नहीं कर सकते। मतलब केवल ये मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा किसी और चीज़ में किसी और चीज़ को लेकर हम अनुच्छेद 32 के तहत अपील दायर नहीं कर सकते न्यायालय में। तो और दोस्तों ये जिसके साथ अगर अन्याय हुआ है, जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्या वही उसी से संबंधित होता है? अन्य कोई व्यक्ति इसको दायर नहीं कर सकता, अपील दायर नहीं कर सकता। तो एक थे हमारे पूर्व न्यायाधीश, ये पूर्व न्यायाधीश थे। एक पूर्व न्यायाधीश थे, कौन थे दोस्तों? गजेंद्र गढ़कर। कौन है? गजेंद्र गढ़कर। दोस्तों इन्होंने एक चीज कही कि जो अनुच्छेद 32 है ये हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा हमें दिया गया एक ऐसा अधिकार है जो कि क्या है? एक भवन की आधारशिला है। ये क्या है? हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण है और संविधान द्वारा स्थापित है जो प्रजातांत्रिक भवन है उसकी आधारशिला है। क्या इसे संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संविधान का प्रमुख लक्षण वह जो संविधान द्वारा स्थापित क्या है? संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक जो भवन है, क्या है? प्रजातांत्रिक
संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला। तो दोस्तों ये कहा था श्री गजेंद्र गढ़कर, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनके द्वारा कहा गया कि ये संविधान का ऐसा लक्षण है जो कि संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। मतलब दोस्तों अगर हम मकान बनाते हैं तो उसे क्या है, इसके लिए नींव की जरूरत होती है। अगर नींव नहीं होगी तो मकान रह जाएगा। तो मतलब हमारे मूल अधिकारों का क्या होगा, हनन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 की तहत न्यायालय की शरण ले सकते हैं और हमारे मूल अधिकारों की हम रक्षा कर सकते हैं। मतलब न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो इसके बिना क्या होता, मूल अधिकार प्रभावहीन होते, और मूल अधिकारों के बिना नागरिक जीवन की कल्पना करना बड़ा मुश्किल कार्य है। इसीलिए गजेंद्र गढ़कर की, जो कि हमारे पूर्व न्यायाधीश थे, उनकी ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही है कि ये प्रजातांत्रिक भवन की क्या है, आधारशिला है। तो दोस्तों इसके अलावा जो कौन थे, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर दोस्तों ये कौन थे, आप सभी जानते हैं B.R. अम्बेडकर के बारे में कि ये कौन थे, हमारे संविधान के निर्माता कहा जाता है इनको, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप ही मेन होता है, मतलब जैसे कि मकान का नक्शा तो वही मेन होता है, उसके आधार पर क्या बनता है, हमारा मकान बनता है। तो वही चीज़ क्या कही थी, इन्होंने पेश की थी। तो इसीलिए संविधान निर्माता किसको कहा है, B.R. अम्बेडकर को। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये क्या है, अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 है ये क्या है, इस प्रजातांत्रिक भवन की क्या है, दीवार है, एक प्राचीर है। इसको क्या कहा है, प्राचीर या दीवार। और इसके अलावा एक चीज और कही है इन्होंने, इसको अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा। दोस्तों ये चीजें मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, एक बार फिर से डिफाइन करता हूं कि जो B.R. अम्बेडकर है, इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। जबकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने किसको उद्देशिका, जो हमारी प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा का है। तो ये कुछ फर्क है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने एक चीज़ कही है कि अनुच्छेद 32 क्या है, एक दीवार है, मतलब मूल अधिकारों की रक्षा के लिए एक दीवार है। तो इसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। मतलब ये मान लीजिए कि आपके पीछे कोई दौड़ रहा है लठ लेके, और आप कर रहे हो बचाओ बचाओ, तो उसके बीच में कौन आ जाएगा, अनुच्छेद 32। आप मूल अधिकार हो और आपके पीछे कोई उसका उल्लंघन करने वाला क्या कर रहा है, लठ लेके दौड़ रहा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे कोई और हो, कोई व्यक्ति हो, तो लठ लेके दौड़ रहा है, तो आपके बीच में कौन आ जाएगा, आप दोनों के बीच में आ जाएगा अनुच्छेद 32। वो दीवार बन के खड़ा हो जाएगा कि आजा। वो सीधा वो जो आपके पीछे भग रहा है वो सीधा उससे टकरा के क्या है, गिर जाएगा, मतलब उसको पार नहीं कर सकता। ये पक्की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 32। तो बिल्कुल सही बात है अनुच्छेद B.R. अम्बेडकर की कि अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 दीवार है, मतलब मूल अधिकारों की रक्षा के लिए एक दीवार है। आपने दीवार फिल्म देखी होगी, तो वैसे ये क्या है, दीवार बताया है अनुच्छेद 32 को। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसकी डिटेल्स देखते हैं फिर। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, जो अनुच्छेद 32 है, अपना जो अनुच्छेद 32 है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था ब्रिटेन से। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। दोस्तों आप जानते हो कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो कहीं ना कहीं संविधान है वो उसी ब्रिटेन के संविधान से और अपना 1935 का अधिनियम है उसी से क्या है, प्रेरित है। तो अनुच्छेद 32 ये ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड आदि के संविधानों से क्या है, प्रेरित है। तो इसमें जो रिट, सॉरी अनुच्छेद 32 नहीं दोस्तों, जो रिटें हैं अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है, रिटें, ये क्या से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रिट का मतलब होता है न्याय का झरना। आप देखते हो दोस्तों, रिट हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिट है। अनुच्छेद 32 के तहत है उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत है
सब उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का न्याय का झरना ही है। इन्हीं से क्या मिलता है, हमें न्याय मिलता है। अगर हमारे अधिक मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इन्हीं के तहत हमें न्याय मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अनुच्छेद 32 ये प्रभावित था स्विट्जरलैंड, अमेरिका और आयरलैंड। ये इन संविधानों से क्या था, प्रेरित था। अनुच्छेद 32। और हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिट जारी करने की व्यवस्था दी गई है, जो दोस्तों हम देखते हैं। पहली रिट थी कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी है, दूसरी है दोस्तों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। और तीसरी है दोस्तों परमादेश। और इसके अलावा दोस्तों चौथी है निषेधाज्ञा या प्रतिषेध। और दोस्तों पांचवी कौन सी है, पांचवी है दोस्तों उत्प्रेषण लेख। पांचवी प्रकार की रिट है दोस्तों उत्प्रेषण लेख। तो ये 5 प्रकार की रिटें कौन जारी कर सकता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत तो कौन जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय। जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत तो उच्चतम न्यायालय। और दूसरा अनुच्छेद 226 इसके तहत कौन जारी कर सकता है, ये कर सकता है उच्च न्यायालय। ये 5 प्रकार की रिटें हैं। तो दोस्तों ये केवल अधीनस्थ न्यायालय जारी नहीं कर सकते, ये केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही जारी कर सकते हैं। तो ये किस संदर्भ में जारी कर सकते हैं दोस्तों, ये केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में जारी कर सकते हैं, अन्य किसी संदर्भ में जारी नहीं की जा सकती है। तो ये किसी प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है और किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको इनको समझा देता हूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। कि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो भी कोई अपराधी है जिस पर अपराध का आरोप लगा है उसको क्या है, न्यायालय मांग करेगा कि इसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। कि क्या करने का, प्रत्यक्ष मतलब उपस्थित करने का अधिकार क्या किया जा सकता है, जो व्यक्ति उसको उपस्थित किया जाएगा सशरीर, उसको सशरीर उपस्थित किया जाएगा। सशरीर उपस्थित करने का अधिकार किसमें है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। मतलब किसी को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है या फिर उसके विषय में जानकारी नहीं दी गई है तो आप याचिका लगा सकते हो। तो वो क्या याचिका लगाएगा, तो उसको न्यायालय आदेश देगा कि इस बंदे को जिसको आपने पकड़ा है उसको क्या है न्यायालय में सशरीर उपस्थित करना अनिवार्य है। तो ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये था। और दोस्तों अब हम देखते हैं अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से, मतलब अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है कि आप किस अधिकार से क्या कर रहे हो कार्य। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर या किसी सार्वजनिक संस्था के सर्वोच्च पद पर कार्य कर रहा है और उसके नियुक्ति संबंधी कुछ विवाद है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय एक रिट जारी करेगा, कौन सी, अधिकार परीक्षा की। और उसमें बताएगा कि आप किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहे हो, आपकी जो संवैधानिकता है, मतलब आपकी इस पद के लिए जो योग्यता है क्या वो सही है। तो दोस्तों वो इंसान तब तक उस पद पर कार्य नहीं कर सकता जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती।
तो इसे क्या कहते हैं, अगर वो अपराधी पाया जाता है या फिर उसने नियमों का उल्लंघन करके वो पद प्राप्त किया है, तो उसको दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा उसके अधिकारों से उसको विच्छेद कर दिया जाएगा। मतलब वो फिर उसके बाद में उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। और अगर कुछ आपराधिक प्रकरण बनता है तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था किसमें दी गई है, अधिकार परिचय के तहत। ये दूसरी डेट है अधिकार परिचय की, इसके तहत ये जारी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों होता है परमादेश, कि हम आदेश देते हैं। क्या हमें आदेश देते हैं। ये कौन होता है, न्यायालय। दोस्तों न्यायालय परमादेश की रिट तब जारी करता है जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है और उससे क्या हो रहा हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। मतलब आपके मूल अधिकार है, कोई अधिकारी आपको मना कर दे कि नहीं मैं आपका ये कार्य नहीं करूँगा, जबकि वो क्या है, आपका मूल अधिकार के अंतर्गत वो कार्य आता है। तो आप क्या कर सकते हो, न्यायालय की शरण ले सकते हो। न्यायालय उसके बाद में परमादेश की रिट जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। और अगर वो अधिकारी या वो संस्था वो अपने कार्य का निर्वहन नहीं करता है उसके बावजूद भी, तो उसको क्या कर सकता है, न्यायालय दंड दे सकता है। तो ये किसके तहत आता है, ये आता है परमादेश के तहत, कि हम आदेश देते हैं, मतलब कोर्ट आदेश देता है। और इसके अलावा निषेधाज्ञा या प्रतिषेध, मतलब किसी, दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनको क्या है, रोकता है कौन, अधीनस्थ न्यायालय को रोकता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते। आप जो कार्य कर रहे हो क्या वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो आप कार्य नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा, निषेधाज्ञा होगी। और दोस्तों उत्प्रेषण लेख दोस्तों निषेधाज्ञा के बाद में ही जारी किया जाता है। मतलब अगर वो कार्य उस न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय उसके क्या है, अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है, या फिर ऐसा कुछ कार्य जिससे कि व्यक्ति जिसने मुकदमा दायर किया है तो उसकी सुरक्षा या उसके उसको न्याय मिलने में कुछ खतरा हो, तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है ना, दोनों क्या कर सकते हैं, एक रिट जारी कर सकते हैं। कौन सी, उत्प्रेषण लेख की। आप क्या है, जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य ये क्या है, इसकी सूचना हमें दो, मतलब हमारी तरफ ये हमें प्रस्तुत करो, मतलब सूचना। जो केस है, जो केस फाइल किया गया है, जो अपील दायर की गई है, उसे क्या है हमारे पास भेजिए आप। उस केस को क्या है अपने मंगा सकता है, मतलब स्थानांतरित कर सकता है, जो भी केस था ना, जो अपील थी। ये कर सकता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। इसमें क्या कर सकता है दोस्तों, ये मंगवा सकता है जो भी केस या फाइल थी। तो दोस्तों ये कहानी थी कुछ अपने अनुच्छेद 32 की, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी से क्या है, अगर ये नहीं होता तो हमारे मूल अधिकारों की कोई रक्षा भी नहीं कर पाता और संविधान हमारा क्या व्यर्थ हो जाता। क्योंकि संविधान किसके लिए बनाया जाता है दोस्तों, तो राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले नागरिक अगर वही ठीक ढंग से नहीं रह पाए, उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो दोस्तों संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बातें हमने गजेंद्र गढ़कर व BR अम्बेडकर के जो कुछ वक्तव्य थे उनके माध्यम से भी जानी, और इसको पढ़ने के बाद में हमें भी वो चीज़ें महसूस हुई। और ये दोस्तों ये चीज़ें उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ये रिटें जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये कहानी थी अनुच्छेद 32 की। अब हम आगे देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे की चीज़ें हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 33। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 33, मतलब अनुच्छेद 33। ये क्या है दोस्तों, ये संबंधित है मूल अधिकार और मार्शल लॉ से, मूल अधिकार व सशस्त्र लॉ से।
ये किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 33 मूल अधिकार व सशस्त्र बलों से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है कि अपनी जो संसद है, केवल संसद है दोस्तों, राज्य विधानसभाएं नहीं, केवल संसद जो केंद्रीय विधानसभा है हमारी, वही क्या कर सकती है? केवल संसद है। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है दोस्तों? कुछ विधि बनाकर जो सशस्त्र बल हैं उनके अधिकारों में क्या कर सकते हैं? उनको मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? संसद द्वारा विधि बनाकर। विधि बनाकर क्या किया जाएगा? मूल अधिकारों में कटौती, सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों में कटौती। ये लगाया जाएगा केवल संसद के द्वारा। इसमें दोस्तों राज्य विधानसभा ऐसा कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि सशस्त्र बल राज्य विधानसभाओं के अंडर में बिल्कुल भी नहीं आते, राज्यों के अंडर में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ये कार्य केवल संसद के द्वारा किया जाएगा। ये उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, उनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये कार्य किसके तहत होगा? अनुच्छेद 33 के तहत। अब दोस्तों अपना आ जाता है अनुच्छेद 34। कौन सा अनुच्छेद आ जाता है दोस्तों? जो अपना अनुच्छेद है 34। इसके तहत क्या होगा दोस्तों? ये मार्शल लॉ है, मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार व मार्शल लॉ। दोस्तों इससे हम समझते हैं कि जो किसी क्षेत्र विशेष में अगर मार्शल लॉ कानून लागू हो गया, मार्शल लॉ लागू हो गया, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारे मूल अधिकारों पर वो प्रतिबंध लग जाएगा, तो हमारे मूल अधिकार वहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो मार्शल लॉ यही बताता है कि ये मूल अधिकारों पर किस तरह से प्रतिबंध लगा सकता है दोस्तों। ये क्या कर सकता है? मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। इसके तहत मूल अधिकारों पर जो संसद है प्रतिबंध लगा दीजिए। उस क्षेत्र विशेष के लिए दोस्तों जो मार्शल लॉ की घोषणा है वो अपने राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है उसकी घोषणा से भिन्न है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन होता है, लेकिन वो पूरे क्षेत्र पूरे राष्ट्र के लिए होता है, और ये क्या होता है? कुछ क्षेत्र विशेष के लिए होता है। तो मार्शल लॉ कानून कहाँ पे लागू हो सकता है? अलग से लगाया जा सकता है मार्शल लॉ। तो उसमें क्या है? हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। हमारे राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि किसके तहत है? अनुच्छेद 352 के तहत है। अनुच्छेद 352 के तहत है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। दोस्तों ये उसकी घोषणा से क्या है? भिन्न है। तो अलग तरीके से क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे राष्ट्र के लिए लगता है और ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 35। दोस्तों अब देखते हैं हम अनुच्छेद 35। कौन सा वाला? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 दोस्तों इसमें क्या है? कुछ मूल अधिकारों का क्या है? प्रभाव। तो दोस्तों कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव कैसे होगा? दोस्तों हमारी जो संसद है वो अनुच्छेद 35 के तहत कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों?
जो कुछ मूल अधिकार है इनके प्रभाव को क्या कर सकती है संसद है, जो हमारी संसद है ये क्या है, कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव को बढ़ा सकती है। जो मूल अधिकार है इनके प्रभाव को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। किसका इस्तेमाल करके दोस्तों, अपना जो अनुच्छेद 35 है, जो अनुच्छेद कौन सा है 35, इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकती है संसद कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव बढ़ा सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे मूल अधिकार समाप्त होते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और फ्री में कुछ चीज़ लेना अच्छी बात नहीं होती दोस्तों, तो हम आपके लिए इस गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों उसका आपको मान रखना है और क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों कमेंट हर बार वो की तरह इस बार भी मैं बोलूँगा कि आपको कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए। और अब मिलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे मूल अधिकार खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए।